कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम लिन फैमिली की बड़ी बेटी लिन याओ को देखते हैं, जो कि पिछले 3 सालों से रहस्यमय बीमारी की वजह से कोमा में थी। लेकिन अब उसकी हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा गंभीर होने लगी थी। धीरे धीरे उसके बॉडी से काले धुएं भी निकल रहे होते हैं, जिस वजह से उसके पिता मिस्टर लिन अपनी बेटी को लेकर डरने लगते हैं और शहर के कोने कोने से हर तरह के डॉक्टर को बुलाने लगते हैं ताकि कोई उनकी बेटी को ठीक कर सके। लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी बेटी की रहस्यमय बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता है और न ही उनकी बच्ची को ठीक कर पाता है। इसलिए मिस्टर लिन, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, वो पूरे शहर में अपने नौकरों द्वारा इस बात को फैलाने के लिए कह देते हैं कि जो भी पर्सन उनकी बेटी को ठीक कर देगा वो अपनी बेटी की शादी उस पर्सन से करा देंगे। साथ ही वो अपने प्रॉपर्टी के आधे से भी ज्यादा हिस्से को उस पर्सन को दे देंगे जो पर्सन उनकी बेटी की जान बचाएगा। ये सारी बातें सुनती हुई दौड़ खड़ी उनकी दूसरी बेटी, जिसका नाम लिन वानेर होता है, वो भी अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाती है डॉक्टर की तलाश में। दूसरी तरफ हम रास्ते पे बैठे एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल आर्ट की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रोज रास्ते पे बैठकर अभ्यास कर रहा होता है। लेकिन आसपास के जितने भी लोग उसे देखते हैं वो उसे भिखारी समझ लेते हैं उसके कपड़े और उसकी लुक की वजह से। लेकिन ये पर्सन जो कि भिखारी जैसा दिखता था वो असल में कोई भिखारी नहीं होता है, वो तो अत्यधिक शक्तिशाली युद्ध देवता मींस वॉर गॉड होता है और उसका नाम लूजी फेंग होता है। और वो अपने ऊपर आने वाली स्वर्गीय आपदा से बचने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से वॉर गॉड नहीं बना होता है। उसे पूरी तरीके से एक देव बनने के लिए और भी परीक्षाओं को पार करना होता है और भी मुश्किलें आने वाली थी। इसीलिए वो यहीं पे बैठकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश में लगा होता है और उसने अपने आप को पूरी तरीके से एक भिखारी के रूप में चेंज कर दिया होता है ताकि उसके आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी ना पता चले। लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद करते रहता है और आज भी उसने बाकी दिनों की तरह अपना अभ्यास किया, लोगों की मदद की और वो वापस जा रहा होता है। सामने से वानेर भी सेम रास्ते से गुजर रही होती है। उसके जो हेल्पर्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमने पहले ही बहुत सारे डॉक्टर को आपकी बहन को ठीक करने के लिए बुला दिया है। लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनती है। वो कहती है कि एक बार मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को पूरी तरीके से ठीक कर सकूँ, इसीलिए मैं भी उनके लिए डॉक्टर ढूंढ रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो जा रही होती है और तभी वो फैंग से टकरा जाती है, जिस वजह से फैंग रोड पे गिर जाता है। लेकिन जो हेल्पर्स होते हैं वो उल्टा फैंग पे ही चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर वानेर अपने हेल्पर्स को रोकती है और उसके बाद वो फैंग से सॉरी बोलती है और साथ ही वो उसके लुक्स को देखकर उसे भिखारी समझते हुए उसे पैसे दे देती है और कहती है इसे कुछ खरीद के खा लेना। ऐसा कहते हुए वो जाने लगती है। लेकिन तभी फैंग उसके बारे में कुछ गणना करता है और उसे पता चलता है कि अभी उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और तभी वो जादुई तरीके से उसके पास आता है और ऊपर से अचानक से गिरती हुई फ्लावर पॉट से उसे बचा लेता है। ये देखकर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। उसका इतना शांत नेचर देखकर फैंग उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत और सुशील लड़की हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी बड़ी बहन को ठीक कर सकती हो। अब जैसे ही फैंग आगे बढ़कर कुछ बोले उससे पहले हेल्पर्स उससे कहने लगते हैं कि आखिर किसे आप अपनी बहन को ठीक करने के लिए कह रहे हो, ये एक गरीब भिखारी है जो कि भीख मांगने के अलावा दूसरों की मदद नहीं कर सकती है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो आगे बढ़ने वाली होती है। लेकिन तभी फैंग उसके फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारी लिन फैमिली है और तुम्हारी एक बड़ी भी बहन है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसे एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और तुरंत उसे अपने घर लेकर जाने लगती है अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं जिन्होंने एक फेमस मार्शल आर्ट डॉक्टर को बुलाया होता है और वो उनकी बेटी को ठीक करने की कोशिश में लगा होता है। जैसे वो अपनी पूरी शक्तियां यूज करने के बाद मुस्कुराता है कि उसने याओ को ठीक कर दिया, वैसे ही याओ के पूरे बॉडी से काले धुएं फिर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही फेमस मार्शल आर्ट डॉक्टर लिन के सभी शक्तियों को खत्म कर देते हैं और उन्हें चोट भी पहुंच जाती है। ये देखकर वो डॉक्टर डरने लगते हैं और मिस्टर लिन के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को बचा नहीं सकता हूँ। मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है कि आपकी बेटी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो आखिर मैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम मेरी बेटी को नहीं बचाओगी तो आखिर मेरी बेटी को कौन बचाएगा। तभी यहाँ पे मिस्टर लिन का सर्वेंट आता है और बताता है कि 2 और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर आ चुके हैं और तभी यहाँ पे 2 नए और डॉक्टर की एंट्री होती है। पहले डॉक्टर होते हैं हार्बल मार्शल डॉक्टर, जो कि अपनी 1000 साल पुरानी हैंड कवर निकालते हैं और उसे मैजिकल तरीके से एक्टिव करते हैं। ये जो कवर होता है वो रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट होती है और वो किसी भी मौसम और टेम्परेचर को सहन कर सकती है। साथ ही कोई भी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन जैसे ही हैंड कवर याओ के संपर्क में जाती है, याओ के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा भरी होती है कि उसके संपर्क में जादुई मैजिकल हैंड कवर चकनाचूर हो जाती है और कई हिस्सों में टूट जाती है, जिसे देखकर तो हार्बल मार्शल डॉक्टर बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और याओ को ट्रीट करने से साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद आखिर में आते हैं फूसी मास्टर, जो कि इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो मिस्टर लिन से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसे क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं आपकी बेटी को ठीक करूंगा आपको अपनी बेटी से मुझसे शादी करानी होगी। अब
अब ये बातें फूसी मास्टर के मुंह से सुनकर मिस्टर लिन थोड़ी सी घबराने लगते हैं, क्योंकि ये 90 साल से भी ज्यादा बूढ़े इंसान से वो अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए वो शांत पड़ जाते हैं। और जैसे ही फूसी मास्टर ये देखते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं आपकी बेटी को नहीं बचाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में है और अगर 3 दिन के अंदर उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो 3 दिन के अंदर ही मर जाएगी। ऐसे कहते हुए और लोगों को डराते हुए वो वहाँ से जाने लगती हैं। अब मिस्टर लिन तो भारी उलझन में फंस जाते हैं। वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि फूसी से उनकी बेटी की शादी हो, लेकिन दोनों चीजें एक साथ होना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी पहले चूज की और कहा कि बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें जिंदा रखने के लिए और सही सलामत रखने के लिए मुझे ये डिसीजन लेना ही होगा। और ऐसा सोचते हुए वो फूसी से कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरी बेटी की जिंदगी बचा लेते हो, उसे इस अजीब सी बीमारी से बाहर निकाल देते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कराऊंगा, साथ ही मैं अपनी प्रॉपर्टी के आधी से भी ज्यादा हिस्से आपको दे दूंगा। ये सुनकर बूढ़ा फूसी मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो याओ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो अपनी शक्तियों का यूज करता है और याओ को बचाने में लग जाता है। वो अपनी कई तरह की ऊर्जा को यूज करता है, लेकिन आखिर में वो भी याओ को बचाने में नाकामयाब रहता है और फिर वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए याओ में ही कमी निकालने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही मर गई है, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। ऐसे ऐसी वो बातें करने लगता है ताकि उसके ऊपर कोई इल्जाम ना आए कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो याओ को बचा नहीं सका। साथ ही वो मिस्टर लिन को गुमराह करने के लिए ये भी कह देता है कि अगर हम इतने ज्यादा पावरफुल डॉक्टर भी आपकी बेटी को बचा नहीं सकते हैं, तो दुनिया में एक आखिरी पर्सन है जो कि आपकी बेटी की जान बचा सकता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि सच में क्या कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेरी बेटी की जान बचा सकता है, तो आप उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। लेकिन अब मास्टर फूसी तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा डॉक्टर है जो कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, जिंदा इंसान को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप अपने पैसों से उसका पता लगा लो। ये सुनकर वो अपने कुछ गार्ड सबको उस डॉक्टर की तलाश में भेज देते हैं और साथ ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं और चीख चीख के कहने लगते हैं कि आखिर मेरी बेटी की जान कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। तभी सामने से फैंग वानर के साथ आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी की जान बचा सकता हूँ। पहले तो जब मिस्टर लिन फैंग को देखते हैं वो भी उसे भिखारी समझते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा कम आंकते हैं और कहते हैं कि इसे यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। साथ में यहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते हैं उन्हें भी ये बातें सुनकर काफी अजीब लगता है। वो देखते हैं कि एक भिखारी उनसे अच्छा कैसे हो सकता है और अगर गलती से इस लड़के ने उनकी बेटी की जान बचा ली तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए ये भी मिस्टर लिन को उकसाने लगते हैं कि ऐसे भिखारी आपकी बेटी की जान नहीं बचा सकते हैं। हम जिस डॉक्टर के बारे में आपको बता रहे हैं आप उस डॉक्टर को ही बस ढूंढो। मिस्टर लिन अपनी बेटी पे काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसे जहाँ से लाई हो इसे वहीं पे भेज दो। इसके बाद वो फैंग की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करते हैं। इसलिए फैंग यहाँ से चुपचाप जाने लगता है, लेकिन वानर उसे जाने नहीं देती है। वो उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि अगर आप मेरी बहन की जान बचा लोगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। अपनी बहन के लिए इतना ज्यादा प्यार देकर फैंग थोड़ा सा पिघल जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन की जान बचाने में पूरी मदद करूंगा। लेकिन ये चीज मिस्टर लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उनकी बेटी जो कि इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है वो किसी भिखारी के सामने झुककर उससे रिक्वेस्ट करे। इसीलिए वो अपनी बेटी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और फैंग को यहाँ से जाने के लिए उससे कहने के लिए कहते हैं। लेकिन वानर अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है, इसलिए वो अपने पास से खंजर निकालती है और अपने गले पे रखते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी फैंग को यहाँ से भगाने की या फिर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं अपना गला काट लूंगी। ये सुनकर तो मिस्टर लिन काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी मजबूरी में फैंग को एक मौका देना पड़ता है। फैंग जैसे ही आगे बढ़ता है याओ को ट्रीट करने के लिए, तभी फेमस मार्शल आर्ट डॉक्टर उससे कहता है कि जब हम इतने ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसे बचा नहीं सके तो आखिर तुम अकेले कैसे उसे बचा सकोगे। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा कहते हुए वो मैजिक करता है और एक रेखा खींचता है और कहता है कि ये जीवन और मौत की रेखा है, अगर इसे पार किया तो मर जाओगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है। ये सुनकर तो फेमस मार्शल आर्ट डॉक्टर को ऐसा लगता है कि फैंग मजाक कर रहा है, इसलिए वो मजाक में उस लाइन को पार कर देता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है अचानक से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो सीधा ऊपर से फर्श पे नीचे गिर जाता है और वो शांत पड़ जाता है। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और फैंग के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने उन्हें जहर दिया है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी हरी पड़ गई होती है। और इसके बाद फूसी मास्टर अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं अपने सामने किसी भी इंसान को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे इसकी जान बचानी होगी। ऐसा कहते हुए वो 5 सुई वाले ट्रीटमेंट को एक्टिव करते हैं, जिससे कि फेमस मार्शल आर्ट डॉक्टर उठकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि वो मर जाते हैं, क्योंकि ये फूसी मास्टर की गलत ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि फैंग ने तो फेमस मार्शल आर्ट डॉक्टर को सिर्फ डराने के लिए इस रेखा को खींचा था, लेकिन आगे बढ़कर फूसी मास्टर की ट्रीटमेंट की वजह से उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही फूसी मास्टर को इसके बारे में पता चलता है वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है। लेकिन हर्बल मास्टर डॉक्टर होते हैं वो फैंग को फंसाने की कोशिश में लगे होते हैं। वो कहते हैं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आप डरो मत, ये तो इसी डॉक्टर की गलती थी। अगर ये इतने ही ज्यादा
ताकतवर है तो क्या ये यान को बचा सकता है? अगर ऐसा है तो वो उसे बचा के दिखाए ना। फूसी मास्टर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है कि अगर वो उसे जान बचाने के लिए उसके क्लोज भी जाएगा तो इससे उसकी कंडीशन खराब होने लगेगी और रहा तो वो मर भी जाएगा। इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हमें मिस्टर ली को ये समझाना नहीं पड़ेगा कि हमने उनकी बेटी की जान क्यों नहीं बचाई और क्या हम सच में ताकतवर हैं या फिर नहीं। ये सुनकर दोनों ही मन मन हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि थोड़ी ही देर के अंदर फैंग खत्म होने वाला है। लेकिन फैंग आगे बढ़ता है और अपनी शक्तियों का यूज करने लगता है। उसकी शक्तियां एक ड्रैगन की तरह काम कर रही होती है। वो धीरे रह के शांत रहकर याओ को ट्रीट करने की कोशिश में लगा होता है। धीरे धीरे वो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करता है और थोड़ी देर के अंदर वो अपनी प्रक्रिया खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो अपनी ट्रीटमेंट को खत्म करता है याओ की बॉडी में एक अलग सा रिलैक्समेंट मिलता है क्योंकि सभी उसकी बॉडी को देख पा रहे होते हैं कि ना ही उसकी बॉडी से काला धुआं बाहर निकल रहा है और ना ही याओ को बेचैनी हो रही है। इसीलिए मिस्टर लिन को एक पल के लिए लगता है कि फैंग उनकी बेटी को बचा सकता है। इसलिए वो उसके सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि क्या मेरी बेटी ठीक हो गई है? तो फैंग बताता है कि नहीं, आपकी बेटी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। मैंने उसके बॉडी के काले धुएं को तो बाहर निकाल दिया है लेकिन अभी भी उसके अंदर कोई जहर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे उस जहर को बाहर निकालना होगा। ये सुनकर तो फूसी मास्टर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं हर प्रकार के जहर को बहुत ही आसानी से जानता हूँ और मुझे पता है कि इसके बॉडी के अंदर कोई भी जहर नहीं है। अगर होता तो मैं उसे पहले ही पहचान लेता। हर्बल मास्टर कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंट था कि उस पर्सन के छूने से आपकी बेटी ठीक हो गई। असल में तो आपकी बेटी ठीक है। हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए और डॉक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन मिस्टर लिन को भी फैंग पे थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा होता है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी का इलाज इससे ही कराऊंगा। फैंग कहता है कि मैं आपकी बेटी को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा लेकिन आगे की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा गंभीर होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मिस्टर लिन मान जाते हैं और फिर फैंग कहता है कि मुझे आपकी बेटी को बचाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है जिसके लिए मुझे गर्म पानी चाहिए। पानी के चारों तरफ जलती हुई तेज दिए भी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर लिन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए चली जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और फिर फैंग याओ को अपनी बाहों में उठाते हुए उस जगह पे जाने लगता है। उस जगह पे पहुंचते ही वो फिर से मिस्टर लिन को चेतावनी देता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को अब बहुत ही गंभीर तरीके से ट्रीट करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए और कोई भी अंदर ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। ये सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, हम आखिर अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं? ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे आपकी बेटी को जहर निकालने के लिए गर्म पानी के अंदर ही ट्रीट करना होगा और जब वो पानी के अंदर होगी तब वो कपड़े नहीं पहने होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी उसे उस हालत में देखे, इसलिए आप लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि मेरी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है और अगर इसके बारे में बाहर किसी को पता चलेगा तो मेरी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी। फैंग कहता है कि ये तो है लेकिन अभी आपकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अगर आप चाहते हो तो मैं इन सारी चीजों को बीच में ही रोककर यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती है। ये सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो करो, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर देना। ये सुनकर फैंग वापस अंदर चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। सभी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद फैंग याओ को ठीक कर सकता है, जो कि इस बात से सभी तो खुश हो रहे होते हैं। लेकिन हर्बल मार्शल आर्ट डॉक्टर और फूसी मास्टर को डर हो रही थी क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को बाहर पता चल जाए कि इस बड़े मास्टर ने जिस पर्सन का ट्रीटमेंट नहीं किया उसे एक भिखारी ने ट्रीट कर दिया और उसे ठीक कर दिया तो इनका पूरा काम धंधा तो चौपट पड़ जाएगा। इसीलिए सभी चीजों में दखल अंदाजी करने की और सारी चीजें सही तरीके से ना हो उसे बिगाड़ने की प्लानिंग में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि याओ को अपनी बाहों में उठाए धीरे धीरे वो गर्म पानी के अंदर जाने लगता है और जैसे वो बीच में जाता है वो याओ को पानी के अंदर खड़ा कर देता है और फिर बिना देखे वो धीरे धीरे उसके ऊपर के कपड़े उतारने लगता है। और इसके बाद जब वो सिर्फ थोड़े से कपड़ों में होती है उसके बाद वो उसे पानी में बैठाने के बाद अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है और अपनी जीवन शक्ति का यूज करता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी के हर एक पार्ट से जहर को निकालने की कोशिश में लग जाता है। वो काफी देर तक ये सारी चीजें करते रहता है और फिर वो अपना तरीका चेंज करता है याओ के बॉडी से जहर निकालने के लिए। वो उसे अपनी तरफ करता है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है। बाहर जो हर्बल मार्शल आर्ट डॉक्टर होते हैं और जो फूसी मास्टर होते हैं वो मिस्टर लिन के कानों में यह बात डालने लगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को एक अनजान मर्द के साथ बिना कपड़ों के अकेले ही ट्रीट करने के लिए भेज दिया है। क्या पता वो उसके साथ कुछ गलत कर दे। तो अब ये बातें सुनकर मिस्टर लिन बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए फटाक से दरवाजे को ओपन कर देते हैं। और जब वो दरवाजे को ओपन करते हैं तब वो फैंग को अपनी बड़ी बेटी के काफी ज्यादा क्लोज देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फैन उन्हें किस करने वाला है, इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फैंग उन्हें देख लेता है, उन्हें अपनी शक्ति से बाहर निकालता है और फिर अपनी शक्ति से एक जादुई चक्र को एक्टिव कर देता है जिस वजह से कोई भी फैंग के मर्जी के बिना उस कमरे के अंदर ना जा सके। और मिस्टर लिन तो बाहर आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि फैंग एक बदमाश लड़का है, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी पे भी गुस्सा करते हैं क्योंकि उसी ने फैंग को यहाँ पे लाया था। अब जब वो दरवाजे को ओपन नहीं कर पाते हैं तब वो अपने गार्ड को आगे भेजते हैं दरवाजा को ओपन करने के लिए, लेकिन उनका जो गार्ड होता है वो भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दरवाजे की सुरक्षा कर रही जादुई
शक्तियाँ उस पर्सन को दूर फेंक देती हैं। आगे हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे फैन धीरे धीरे याओ के क्लोज जाने लगता है, लेकिन वो उसे किस करने के लिए नहीं बल्कि वो उसके मुंह से जहर को बाहर निकालने लगता है और फिर वो उसे दूसरे तरीके से ट्रीट करने लगता है। इसके बाद वो उसे पानी के ऊपर लिटाता है और फिर से उस पे मैजिक करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी हवा में तैरने लगती है और इसके बाद वो उसके अंदर से जितनी भी काली ऊर्जा होती है वो उस सबको बाहर निकालता है। याओ के अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसके अंदर जितना जहर भरा होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और काले रंग की गोली का रूप ले लेता है और इसके बाद फैंग उसे नष्ट कर देता है। याओ के अंदर से जहर अब पूरी तरीके से बाहर निकल गया था, लेकिन याओ का बॉडी अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए अब बॉडी को ठीक करने की बारी थी। इसीलिए जैसे वो अपने बाकी के काम को खत्म करने की कोशिश करता है वैसे याओ को होश आ जाता है। याओ जब उससे देखती है तो वो पूछती है तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़े रखे हो। ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। याओ को फैंग पे भरोसा नहीं होता है और वो उसे अपने आप से धक्का देती है और कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाहर जितने भी लोग होते हैं वो इनकी बातें सुन लेते हैं, जिस वजह से इन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिस्टर लिन को ऐसा लगता है कि फैन उनकी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए भागते हुए दरवाजे के पास आते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा इनसे भी नहीं खुलता है और दरवाजा इन्हें भी चोट पहुंचाते हुए इन्हें दूर फेंक देता है। सभी लोग उन्हें संभालते हैं, लेकिन फूसी मास्टर तो मिस्टर लिन से कहते हैं कि पता नहीं इसमें आपकी बेटी के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा जो कि आपकी बेटी चीख रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने काले जादू में महारत हासिल कर लिया है, इसीलिए उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो हमें रोक रहा है। लेकिन वानर अपने पिता को समझाती है और कहती है कि पिताजी आप तो जानते हो कि मेरी बहन पिछले 3 सालों से कोमा में है, हमने पिछले 3 सालों से उसकी आवाज नहीं सुनी है और आज उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या आप एक बार फैंग पे विश्वास नहीं कर सकते हो कि वो मेरी बहन को ठीक कर सकता है। ये सुनकर मिस्टर लिंग जैसे ही फैंग पे भरोसा करने वाले होते हैं, फूसी मास्टर उनके भरोसे को तोड़ते हुए कहने लगते हैं कि हमारे मार्शल आर्ट के चिकित्सा में कुछ जादुई शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि काली जादुई शक्तियाँ कहलाती हैं, जिसका यूज करके हम जब चाहे किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी बॉडी से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो वो हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने के साथ वो हमारे बच्चे की जान भी ले सकता है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर तो मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद वो अपने हेल्पर से कहते हैं कि जाओ 4 भाइयों का जो मुख्य संरक्षक ग्रुप है उसे बुलाकर लेकर आओ। हेल्पर चला जाता है और दोनों ही मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चारों मुख्य संरक्षकों का ग्रुप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो मिलकर बहुत ही बड़ी बड़ी कामों को कर जाते हैं और किसी को भी खत्म करने में ज्यादा समय भी नहीं लगाते हैं, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। अंदर हम देखते हैं कि याओ फैंग से दूर होने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मुझे मेरे पिता से मिलना है। फैंग उसे बताता है कि वो उसका डॉक्टर है, उससे ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए वो फिर से कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है, वो जाने लगती है। फैंग उसे रोकता है और इसी चक्कर में दोनों का किस हो जाता है। याओ का ये फर्स्ट किस होता है, इसलिए वो फैंग पे गुस्सा करती है और गुस्से में वो उसके कंधे पे भी काट देती है। फिर वो दूसरे ही पल बेहोश भी हो जाती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से उसकी बॉडी ने ज्यादा काम नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ी देर में थक जाती है। ये देखकर फैंग उसे कहता है कि मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और फिर वो अपने पास से एक लॉकेट निकालता है और कहता है कि प्याओ क्या ये तुम हो। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले फैंग का जन्म स्वर्ग लोक के एक देव के रूप में हुआ होता है, जहाँ पे उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम प्याओ होता है। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई होती है और फैंग ने अपनी प्याओ को अटूट बंधन का प्रतीक लॉकेट दिया होता है, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। फैंग उसे कहता है कि मरने के बाद जब हम फिर से जन्म लेंगे तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा। ये सुनकर प्याओ से कहती है कि ठीक है, तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फैंग को अपना पुराना जन्म याद होता है, इसलिए जैसे वो याओ को देखता है उसे ऐसा लगता है कि शायद याओ ही प्याओ हो सकती है। दूसरी तरफ हम हेल्पर को देखते हैं, जो कि चारों संरक्षकों को लेकर यहाँ पे आ भी जाता है। इसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बेटी के बारे में और फैंग के बारे में इन सभी को बताने लगते हैं और बताते हैं कि उनके लिए दरवाजा खोलना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर चारों संरक्षकों में जो सबसे बड़ा भाई होता है वो दरवाजे को तोड़ने के लिए सबसे पहले आगे आता है और वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पहला वार होता है वो नाकामयाब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपनी कम एनर्जी का यूज किया है, इसलिए वो दूसरी बार और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करता है और दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार भी वो दरवाजे को तोड़ नहीं पाता है। इसलिए वो इस बार अपने बाकी तीनों भाइयों से मदद मांगता है और चारों भाई एक साथ मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि याओ को ठीक करने की कोशिश में लगा होता है। इस बार उसे ज्यादा समय नहीं लगता है और वो उसे फिर से ठीक कर देता है। वो उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है और कहता है कि अगले 10 मिनट में याओ को अच्छी तरीके से होश भी आ जाएगा। और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजे को तोड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये भी दरवाजे की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। और जैसे ये चारों भाई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें थोड़ी देर तक उन्हें खड़े रखती है और फिर दरवाजे की शक्ति उसे दूर से चारों भाई को दूर फेंक देती है और चारों भाई की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर मिस्टर लिन कहते हैं कि क्या कोई नहीं है जो कि मेरी बेटी को बचा सके। अब सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब आगे आकर कौन याओ की जिंदगी को बचाएगा। और तभी अचानक से आसमान काला पड़ने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर फूसी मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सन
ऑपरेशन होगा, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो हर्बल मार्शल आर्ट डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद ये इतना ज्यादा बेकार इंसान है जिसे खत्म करने के लिए शायद स्वर्ग के देव ही इसे खत्म करने के लिए बिजली के प्रकोप को भेज रहे हैं। इसीलिए वो खुश हो रहे होते हैं कि फैंग खत्म होने वाला है, लेकिन असल में ये स्वर्ग द्वारा भेजा गया कोई प्रकोप नहीं होता है, ये तो स्वर्गीय आपदा होती है जो कि फैंग को और भी ज्यादा ताकतवर बनने से रोकने के लिए आई होती है। अगर इसे फैंग रोक देता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बारे में तो फैंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है। और अभी अभी उसने एक लड़की की मदद की थी, इसलिए उसकी ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके सामने तो ये बिजली जो आ रही थी वो चीटी के खत्म करने जितना आसान था, इसीलिए बस वो अपनी थोड़ी सी ऊर्जा का यूज करता है और अपनी तरफ आ रही बिजली को आसानी से खत्म कर देता है। फिर आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाता है और इन दोनों को भी शक होने लगता है कि शायद सामने वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो ताकत से उसे हरा नहीं सकते हैं। उन्हें उसे हराने के लिए कोई गंदा चाल चलना होगा। वो प्लान बनाते हैं कि जैसे वो बाहर आएगा वो उस पर और भी ज्यादा इल्जाम लगा देंगे। थोड़ी ही देर के अंदर दरवाजे का सुरक्षा कवच भी धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर फैंग याओ को लेकर धीरे धीरे बाहर आता है। फैंग को देखते ही दोनों ही डॉक्टर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि फैंग ने याओ को जान से मार दिया है, इसीलिए उसे भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी फैंग उसे बताता है कि उनकी बेटी ठीक है और तभी भागती हुई वानियर भी अपनी बहन के पास आती है। वो उसके सांसों को चेक करती है जो कि सही से चल रही थी। इसके बारे में वो अपने पिता को बताती है, तब उसके पिता काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं भी अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर फैंग याओ को वापस से उसके उसी जगह पे सुला देता है जहाँ से उसने उसे उठाया था। मिस्टर लिन जब पास आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी बेटी पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ दिखाई दे रही है। उसके गाल भी गुलाबी हो चुके हैं और उसके आसपास जो काली ऊर्जा दिखाई दे रही थी वो भी अब गायब हो चुकी है। अब मिस्टर लिन और वानियर दोनों ही फैंग को थैंक्स बोल रहे होते हैं, लेकिन जो दोनों डॉक्टर होते हैं उन्हें ये सारी चीजें सही नहीं लगती है, क्योंकि वो इस बात से डरे होते हैं कि अगर ये बात बाहर फैल जाएगी कि इतने प्रसिद्ध डॉक्टर ने जिस पर्सन का इलाज नहीं किया उसे एक भिखारी ने बचा दिया, तब इनकी इज्जत तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो किसी तरीके से याओ को मारने का प्लान बनाते हैं और मिस्टर लिन से कहते हैं कि हम भी उनके नब्ज को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। ये सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि हाँ, चेक कर सकते हो। फिर दोनों डॉक्टर याओ के पास जाते हैं उसे चेक करने के बहाने, जहाँ पे फूसी मास्टर जहरीले सुई से याओ को चुभोने की कोशिश करते हैं और हार्बल मास्टर डॉक्टर उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में फैंग को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है और जैसे ये लोग अपने गंदे और घटिया इरादे को पूरा करने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फैंग को इस सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है और याओ के साथ कुछ भी गलत हो उससे पहले ही फैंग को इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें रोक देता है। इसके बाद वो सबके सामने जहरीली सुई भी ला देता है। मिस्टर लिन को तो इन डॉक्टर्स पे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जिस डॉक्टर को वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लाए थे वो ही उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो गुस्से में उन्हें पकड़वाते हैं और थप्पड़ भी मारते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने का डिसीजन क्यों लिया। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तभी फैंग सामने आता है और कहता है कि शायद मैंने आपकी बेटी की जान बचाई, इसीलिए ये लोग आपकी बेटी की जान लेना चाहते थे, क्योंकि बाहर अगर इसके बारे में किसी को भी पता चलेगा कि इतनी ज्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर ने जिसकी जान नहीं बचाई उसकी जान मैंने बचाई, तो ये इनकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है। कोई भी इन पे विश्वास नहीं कर सकता है, इसीलिए ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर लिन फैंग से कहते हैं कि अब आप ही बताएं कि इन दोनों के साथ हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर फैंग कहता है कि मैं इनके इन घिनौने काम से बहुत ही ज्यादा अपसेट हुआ हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों के ऊपर मैसी करते हैं और उनके पावर्स को छीन लेते हैं। इसके बाद वो सिंपल से पर्सन बन जाते हैं। फिर वो दोनों से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को इसे मैं ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे पता चला कि तुम दोनों ने किसी की भी इलाज करने की कोशिश की या फिर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। इसके बाद दोनों डॉक्टर को गार्ड्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं और इसके बाद फैंग भी जाने वाला होता है, लेकिन मिस्टर लिन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आज रात आप हमारे यहाँ रुके, हमें दावत करने का मौका दिए और हमें तो अपनी आधी संपत्ति भी आपको देनी है ना, क्योंकि आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। ये सुनकर फैंग कुछ भी लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मैंने वानर से वादा किया था कि मैं उसकी बहन की जिंदगी बचाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने आपसे शादी करने का वादा किया था। तब फैंग उसे कहता है कि तुमने भावनाओं में आकर किया था, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी मिस्टर लिन कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि जो भी मेरी बेटी की जान बचाएगा उसे मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। फैंग कहता है कि आपके किसी भी बेटी को मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपने वादे के लिए आया था, मेरा वादा पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए देखकर और उनसे कुछ भी चीजें ना लेते हुए देखकर तो मिस्टर लिन उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर के अंदर याओ को होश भी आ जाता है। जैसे वो होश में आती है वो फैंग के बारे में पूछने लगती है और कहती है पिताजी वो पर्सन कहाँ है जो मुझे नहाने के लिए फोर्स कर रहा था। ये सुनकर उसके पिता उसे समझाते हैं और फैंग के बारे में बताते हैं कि जिस पर्सन के बारे में तुम ये सारी बातें कर रही हो वो ऐसा पर्सन नहीं है। मिस्टर फैंग और वानर दोनों ही एक एक करके फैंग के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसे 3 साल कोमा में रहने के बावजूद भी उसे आसानी से ठीक कर दिया और शादी का प्रस्ताव भी उसे छोड़ दिया और साथ ही उनसे कोई भी संपत्ति नहीं ली। इतनी सारी बातें फैंग के बारे में सुनकर तो याओ एक के बारे में इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं उसी पर्सन से शादी करने वाली हूँ। सुनकर वानर
कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं फैंग से शादी करने वाली हूँ। अब दोनों ही बहन के बीच में प्यारा सा नोकझोंक होने लगता है कि कौन उस लड़के से शादी करेगा। और तभी इनके डैड उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों को शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एक फियांसे है, इसीलिए अब तुम दोनों उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये सुनकर वानर कहती है कि तब तो मुझे उस लड़की के बारे में जानना है कि उसकी फियांसे कौन है। सभी काफी खुश होते हैं। तभी याओ को एहसास होता है कि उसके गले में जो लॉकेट था वो नहीं है, इसलिए वो उस लॉकेट के बारे में अपने पिता से पूछती है और कहती है कि जो मैं बचपन से लॉकेट पहनती थी, आखिर वो लॉकेट कहाँ गया। ये सुनकर उसके डैड उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तभी वो लॉकेट हमें नहीं मिली थी और तब से ही वो लॉकेट लापता है। ये सुनकर वो कहती है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उसे मेरे लिए ढूंढ दो। मिस्टर लिन भी उस लॉकेट को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। अब अगले सीन में हम शहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सड़क पे फैंग चली रहा होता है। तभी सामने से एक एक्सपेंसिव कार आती है और उसके सामने रुक जाती है, जिसमें से एक लड़की निकलती है जो कि सीधा फैंग के सामने जाकर झुक जाती है और इसे कांग्रेस करने लगती है, क्योंकि वो फैंग को जानती थी। ये लड़की जनरल ऑफ गॉड होती है, जिसे फैंग के पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में पता होता है और इस जन्म में वो फैंग की सेक्रेटरी होती है। और उसे जैसे फैंग के बारे में पता चलता है कि फैंग ने अपनी पूरी शक्तियां हासिल कर ली है, वो उसे कांग्रेस करने के लिए उसके पास आ जाती है। फैंग भी काफी खुश होता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि अब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी लोगों के सामने और दुनिया के सामने लाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया। इसके बाद वो अपने पास से अपना लॉकेट निकालता है और कहता है मुझे मेरे प्यार के पास जाना होगा। फिर वो कहता है कि एक पल के लिए याओ उसे ऐसी लगी थी कि वो उसकी प्रेमिका है, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार तो मेरे पास ही है। और फिर वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है और वो भी बहुत ही बड़े शानदार तरीके से। इसके लिए वो काफी तैयारियां करना चाहता है। ये सुनकर सेक्रेटरी कहती है कि मैं भी इन सारी चीजों में आपकी मदद करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम उसी लॉकेट के दूसरे भाग को देखते हैं, जिसे एक लड़की ने पहना होता है। ये लड़की फैंग की फियांसे होती है और इसका नाम मिनसे होता है। और आज वो फैंग की माँ के पास आई होती है फैंग के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। जो कि ये बात सुनकर तो फैंग की माँ काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि कुछ ही दिन के अंदर तो तुम दोनों की शादी होने वाली थी, आखिर तुम रिश्ता इस तरीके से कैसे तोड़ सकती हो। मिनसे कहती है कि मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। तभी उसका भाई चैन कहता है कि मेरी बहन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसे कोई भी मिल सकता है, वो किसी गरीब फटीचर से शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही है। और तभी इनकी माँ भी फैंग के हाथ में रिश्ता तोड़ने का कागज भी दे देती है, जो कि ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि जब मिंजे कॉलेज में पढ़ रही थी तब मेरे बेटे ने उसकी पूरी खर्च उठाई और जब इसके भाई की तबीयत खराब थी तब मेरे ही बेटे ने इलाज के लिए सारे पैसे दिए थे। ये सुनकर मिंजे की माँ उसके ऊपर कार्ड फेंकती है और कहती है कि इसमें 20 लाख युआन है, तुम उसे ले लो और सारी बातें भूल जाओ। फैंग की माँ उस कार्ड को उठाती है और कहती है कि आखिर तुम सब रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो। मैंने सारे लोगों को शादी के लिए इनवाइट कर दिया है, उन्हें कार्ड दे दिया है, शादी के लिए जगह भी फाइनल कर दी है। अगर अचानक से शादी ऐसे टूटेगी तो हमारे फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन ये तीनों तो फैंग की फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और तभी मिनसे भी कह देती है कि वो उसे शादी नहीं करने वाली है, क्योंकि वो एक अमीर इंसान से शादी करने जा रही है। जो कि ये बात फैंग की माँ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे को चीट किया गया है, इसीलिए वो गुस्सा कर रही होती है। लेकिन मिनसे की माँ कहती है कि इसमें मेरी बेटी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा कुछ भी काम नहीं करता है। और तभी चैन भी कहता है कि आखिर हम तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बहन की शादी क्यों करें, हमारी बहन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये किसी भी अमीर इंसान से आसानी से शादी कर सकती है और तुम्हारा बेटा तो अब भीख मांगने का काम कर रहा है, आखिर दोनों का मेल कैसे होगा। फैंग की माँ कहती है कि इसमें मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, उसे थोड़ा सा समय दो ताकि वो संभल जाए। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि शादी के रिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि जैसे वो मिंजे से मिलेगा वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में उसे सबसे पहले बताएगा। लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर कॉल करते हैं और मिंजे की कंडीशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि काफी समय हो गया तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसे लिवर कैंसर है और उसका लास्ट स्टेज पे चल रहा है, अगर सही समय पे उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। ये सुनकर तो वो डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ हम फैंग की माँ को देखते हैं, जो कि रिश्ता ना तोड़ने के खिलाफ होती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिश्ता नहीं तोड़ने वाली हूँ। लेकिन ये लोग फोर्सफुली फैंग की माँ से दस्तखत कराने की कोशिश करने लगते हैं और वो उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है। फैंग को देखते ही उसकी माँ उसे मिनसे के बारे में बता देती है कि वो उसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। सुनकर जब फैंग उसे पूछता है कि आखिर तुम रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो, तब वो उसे शादी का कार्ड देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि तुम गरीब हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें हम शांति से खत्म कर दें। फैंग जब शादी का कार्ड देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके फियांसे उसके फ्रेंड से ही शादी कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच था और उसका नाम जियांग था। जैसे ही फैंग को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हारी कॉलेज मैंने कंप्लीट कराई थी और उसके बिजनेस में भी मैंने ही मदद किया था और तुम सब मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी फैंग अभी भी अपने फियांसे के बारे में सोचता है। वो अपनी मैजिकल आई से देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसके बारे में उसे बता देता है। लेकिन सच्चाई जानने पे कि उसे कैंसर है, मिनजे गुस्सा हो जाती है और वो फैंग को थप्पड़ लगा देती है।
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फैंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। फैंग तो डॉक्टर के बारे में बताता है कि उसे ये बात डॉक्टर से पता चली है, लेकिन मिनजे उसके किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे। ये सुनकर वो उसके लॉकेट की तरफ देखता है और पिछली जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि उसने उस लॉकेट को उसे क्यों दिया था। ये देखकर वो गुस्सा करती है और लॉकेट को उसके सामने फेंक देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लॉकेट को नीचे गिरे पड़े हुए देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो उसे उठा लेता है और अपनी रियल आइडेंटिटी उसे बताता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर पर्सन हूँ। इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ये सुनते ही मिनजे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही थी कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा पैसों वाला पर्सन है। फिर फैंग भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो यही सही। और इसके बाद वो उस पेपर पे साइन कर देता है और इसे दे देता है। सबके चले जाने के बाद फैंग की माँ को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा दहेज नहीं दिया, इसलिए रिश्ता टूट गया। इसलिए वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है। लेकिन फैंग अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा ही होगा कि मैंने मिंजे का असली चेहरा अभी ही देख लिया। माँ कहती है कि मुझे उस बात का फिक्र नहीं है, मुझे तो इस बात का फिक्र है कि तुमने जियांग के साथ मुसीबत मोल ली। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन अब वो शहर का अमीर पर्सन भी बन गया है। उसके साथ दुश्मनी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी। ये सुनकर वो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन दोनों को आज तक जो कुछ भी दिया है, मैं उनसे वो सारी चीजें उनसे वापस लेकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिंजे का पूरा परिवार भागते हुए जियांग के पास आते हैं। वो थोड़े से डरते और नाटक करते हुए जियांग से कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फैंग उनकी शादी को खराब करने की कोशिश करेगा। जो कि ये सुनकर तो जियांग काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि फैंग मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने कभी भी उसके साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब वो मेरे परिवार के क्लोज आ रहा है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी चैंग अपने पास से एक वीडियो दिखाता है जिसमें फैंग भिखारी के रूप में होता है। वो उस वीडियो को दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने शादी में तमाशा करने की कोशिश की तो हम इस वीडियो को सभी मेहमानों को दिखा देंगे, जिससे कि उसकी इज्जत की वाट ही लग जाएगी। ये सुनकर चैंग काफी खुश होता है और कहता है कि यह अच्छा प्लान है। अगले सीन में हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि फैंग के पास जाती है और बताती है कि उसने उनके फियांसे के लिए 3 बड़े उपहार तैयार किए हैं और उसे भेज भी दिया है। तभी फैंग बताता है कि उसका रिश्ता उसके फियांसे के साथ टूट गया है। ये सुनकर सेक्रेटरी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं गिफ्ट को वापस मंगा लेती हूँ। ये सुनकर फैंग उसे रुकता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाकर वो सारी चीजें लेकर आऊंगा, क्योंकि कोई पर्सन है जो कि मुझे जान से मारने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी आइडेंटिटी कुछ समय तक छुपानी होगी और मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ ही उनकी शादी में जाऊंगा और जो कुछ भी दिया है वो सारी चीजें लेकर आऊंगा। अगले दिन शादी का दिन होता है, जहाँ पे मिंजे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी शादी बड़े से होटल में की जा रही थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही स्टेज पे आते हैं। दोनों की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद जियांग अपनी शादी के न्यूज के साथ एक और बड़ी न्यूज सभी को बताता है। वो बताता है कि वो बहुत ही जल्द चाइना के सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल कंपनी लुयानसी के साथ काम करने जा रहा है। जो कि ये बात सुनकर तो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लुयानसी कंपनी चाइना की सबसे ज्यादा रिच कंपनी में से आती थी। जिस भी कंपनी के साथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था या फिर जो भी कंपनी उनके साथ मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे लुयानसी कंपनी के साथ, तो दूसरी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट और सक्सेस हासिल होता था। इसीलिए आसपास के जितने भी लोगों को इसके बारे में पता चलता है वो जियांग के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर शादी के रिचुअल्स आगे बढ़ाए जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को शादी की रिंग पहनाते हैं और जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है। फैंग को यहाँ पे देखकर किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन है। तभी जियांग सिचुएशन को हैंडल करते हुए सबको बताता है कि ये उसका दोस्त है। पहले ये मिंजे के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन मिंजे ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया और जब हमारी शादी हो रही है तब ये शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आ गया है। ये सुनकर फैंग सबको बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने मिंजे के साथ पहले एंगेजमेंट कर लिया है। ये सुनकर चैन उस पेपर को सामने लाता है जिसपे फैंग ने रिश्ता खत्म करने के लिए साइन किया था, लेकिन ऐसा करने से ये खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि इस चीज से ये पता चल जाता है कि पहले इन दोनों के बीच में रिश्ता था। इसीलिए अब जियांग सामने आता है और 1 करोड़ के कार्ड को देते हुए फैंग से कहता है कि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब तुम हमारे लाइफ से चले जाओ, हम दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन फैंग उस कार्ड को लेने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए बिना बदला लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तब मिंजे भी गुस्से में उस वीडियो को चलाने के लिए कह देती है जिसमें सब लोग देख पा रहे होते हैं फैंग को एक भिखारी के रूप में, जिस वजह से सभी को इस बात पे यकीन हो जाता है कि फैंग एक भिखारी है और लोगों को धोखा देना ही उसका काम है। इसीलिए कोई भी अब उसे सीरियसली नहीं ले रहा होता है और फिर चैंग भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैंग मैजिक करता है जिस वजह से चैंग अपने आप को ही थप्पड़ मार देता है। ये देखकर चैंग अपने गार्ड सबको बुला देता है फैंग को पीटने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे लिन वानर आ जाती है और फैंग को चोट पहुँचे उससे पहले ही वो गार्ड सबको रोक देती है। इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सबको बताती है। वो बताती है कि वो लिन फैमिली की दूसरी बेटी है। लिन परिवार का नाम सुनते ही सभी डर जाते हैं, क्योंकि लिन परिवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा अमीर था। इसके बाद वानर सबसे कहती है कि अगर किसी ने भी फैंग को नुकसान पहुंचाने की या फिर उसे परेशान करने की कोशिश की तो उसकी दुश्मनी हमारे फैमिली के साथ होगी, क्योंकि ये हमारे फैमिली के बहुत ही ज्यादा खास पर्सन है। ये सुनकर जियांग वानर से कहता है कि आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तब वानर बताती है कि फैंग इसका ब्रदर इन लॉ है। जो कि ये बात सुनकर तो किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं होता है। जियांग उसे कहता है कि तुम
लिन फैमिली से हो। लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। आखिर लिन फैमिली की कौन सी मजबूरी आ गई जो कि उन्हें एक भिखारी के साथ अपनी बेटी की शादी करनी पड़ रही है? तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो अपने गार्ड सबको बुलाता है और दोनों को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। तभी चैन इन सारी चीजों को रोकता है और कहता है कि आपकी तो शादी हो रही है, आपको सुंदर दुल्हन भी मिल रही है और मुझे वो लड़की पसंद है, क्या आप उस लड़की को मेरे लिए छोड़ नहीं सकते हो? ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, उसे दूसरे कमरे में लेकर जाओ। गार्ड भी उसे लेकर जाने लगते हैं और धीरे धीरे चैन भी वानर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी फैंग मैसी करता है जिस वजह से चैन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो गार्ड की तरफ देखता है तो गार्ड डर से ही उसे छोड़ देते हैं। फिर वानर चैन के पास आती है और उसे लातों से मारती है। इसके बाद वो अपने ब्रदर इन लॉ के पास आती है और कहती है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे ब्रदर इन लॉ मत कहो, मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी करने से मना कर दिया है। वानर कहती है कि तो फिर मुझसे शादी कर लो। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मजाक करती हो, वैसे इन दोनों को क्या सजा दी जाए? थप्पड़ से काम चलेगा? वानर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो मैजिकल तरीके से दोनों को थप्पड़ मारता है। ये देखकर जियांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि जो कोई भी इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब कोई भी गार्ड यहाँ पे आगे आए उससे पहले यहाँ पे याओ आ जाती है अपने गार्ड सबके साथ और अपने गार्ड्स को आगे कर देती है ताकि वो जियांग के गार्ड्स को खत्म कर दे। थोड़ी देर के अंदर गार्ड सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ती है। ये सब देखकर जियांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो, अगर तुम दोनों ने अभी भी इसका साथ दिया तो हम अपनी फैमिली के थ्रू तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे। जो कि ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आगे इस लड़की का क्या होगा। तभी याओ कहती है कि इस छोटे से शहर के छोटे लोग आखिर मेरा कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं सिंघाई से हूँ और मेरे पिता सिंघाई के सबसे बड़े कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी कंपनी मेरे हवाले कर दी है। अब इनके बारे में सुनकर तो सभी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि इनकी फैमिली सबसे ज्यादा रिच फैमिली थी, इसीलिए सभी लोग डर रहे थे जो कुछ भी उन्होंने अब तक किया था। इसके बाद याओ अपने बारे में, अपनी रहस्यमय बीमारी के बारे में, अपने पिता के वादे के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें सबको बताती है और फिर वो अपने आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी फैंग के नाम कर देती है और कहती है कि अब मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत हो फैंग को भिखारी कहने की। देखकर मिंजी की माँ अपने बेटे से पूछती है कि आखिर उनकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। तब बेटा उसने बताता है कि 200 अरब से भी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी सुनकर तो सबके बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं और जियान का बिहेवियर तो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो फटाक से फैंग के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जो कि मैंने इन तीनों की बातें सुनी, मुझे माफ कर दो। और फिर वो मिंजी को आगे लाता है और कहता है कि चाहो तो तुम इसे शादी कर सकते हो, मैंने इसे छुआ तक नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे अपनी रखेल भी बना सकते हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? इसने कहा कि ये लिन फैमिली की बड़ी बेटी है और इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है और तुम इसकी बातों में आ गए। आखिर कोई भी लड़की एक भिखारी लड़के से शादी क्यों करना चाहेगी? आखिर इसके अंदर क्या है जो कि इतनी ज्यादा रिच लड़की इससे शादी करना चाहेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई नौटंकी वाली लड़की है जो कि पैसों के लिए यहाँ पर सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें इसकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस सुनकर जियांग कहता है कि मैं तो पागलों की तरह इसकी बातों में ही आ रहा था। वैसे भी अब इनका खेल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है क्योंकि मैंने शादी में अपने अंकल को इनवाइट किया है जो कि सिंघाई के मिलिट्री में जनरल की पोस्ट पे है। वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। उनके आने पे हम इन तीनों को अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। थोड़ी देर के अंदर उसके अंकल भी आ जाते हैं। अपने अंकल को देखते ही जियांग फैंग के बारे में और दोनों लड़कियों के बारे में बताने लगता है कि ये दोनों लड़कियां यहाँ पे नाटक कर रही हैं कि ये लिन फैमिली की बेटी हैं और हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर तो अंकल गुस्सा हो जाते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए वो हवा में शूट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई हमारे जियांग फैमिली के साथ धोखेबाजी करने की, मैं उस सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर याओ कहती है कि जो कुछ भी करना थोड़ा सोच समझ के करना क्योंकि तुम्हारे लेवल के लोग तो हमारे घर के आसपास भी आना अलाउ नहीं है। अंकल कहते हैं कि तो फिर आपके घर कौन आता है? ये सुनकर वो कहते हैं कि हमारे घर कमांडर से स्टार्टिंग होती है और उससे बड़े पोस्ट वाले ही आते हैं। ये सुनकर अंकल उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सच में ये दोनों लड़कियां जितनी ज्यादा सुंदर हैं उतना ये अपना जबान चलाती हैं, इसीलिए इन लड़कियों को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और इस लड़की को पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा। ये सुनकर याओ कहती है कि एक बार सोच लो, नहीं तो आगे जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि आखिर सोचना ही क्या है, अगर तुम किसी को जानती हो जो कि तुम्हें बचा सके तो उन्हें यहाँ पे जरूर बुलाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम आज मेरे हाथों से बचने भी वाली हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो कमांडो के पास कॉल करती है और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है कि आपको 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आना होगा। ये सुनकर कमांडो कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो 5 मिनट का टाइम देती है और कहती है कि अगर माफी मांगना है उससे पहले मांग लो, नहीं तो उनके आने के बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ। अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं कौन सा यहाँ से भागा जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट तक वेट कर सकता हूँ। और सभी लोग वेट करने लगते हैं। समय बीता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए जनरल अंकल आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कमांडो की एंट्री हो जाती है। कमांडो आते हैं और कहते हैं कि जनरल तुमने मुझे याद किया, ऐसे कहते हुए अपने पैरों से उसे मारते हैं और फिर वो याओ के सामने जाकर झुक जाते हैं। जनरल तो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद कमांडो कहते हैं कि बताओ यहाँ पे कौन सी गड़बड़ी चल रही है। अब जियांग और मिंजे बाकी लोगों की तरह कमांडो को भी समझाने लगते हैं कि ये कोई फ्रॉड है, यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए आए हैं। लेकिन कमांडो ने तो बचपन से याओ को बड़े होते हुए देखा था और फैंग को भी देखा था जब उसने याओ की जान बचाई थी, इसीलिए वो इनमें से किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। और इसके बाद वो जनरल के पास जाते हैं, उसे बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से सिचुएशन को हैंडल करो, नहीं तो मैं तुम्हारे जॉब से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर तो वो डर
जाते हैं और सबसे पहले जियांग के पास जाते हैं। वो उसे बहुत से थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी जियांग उन तीनों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इन तीनों के मैं जाल में फंस गया था। जनरल उनके पास जाते हैं और उन्हें भी बहुत सारा थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम सबको सजा मिलेगा। इसके बाद वो कमांडो के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन कमांडो उसे माफ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम्हें और भी सजा मिलेगी। इसके बाद वो अपने लोगों से उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन सजा पूरी होने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कमांडो याओ से कहते हैं कि इन लोगों को क्या सजा दी जाए और याओ ये सारी चीजें फैंग पे छोड़ देती है। फैंग ये देखकर कहता है कि मैंने इन सबको जो कुछ भी दिया है वो मैं सारी चीजें इनसे छीन लूंगा और इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जियान की कंपनी को मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, साथ ही मैं मिनजे की डिग्री को भी बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर याओ कहती है कि ठीक है और इसके बाद वो कमांडो से कहती है कि ये काम आप कराना। सबसे पहले आप जियान की कंपनी को बॉयकॉट कर दो। जो भी कंपनी जो भी लोग उनके साथ काम करेंगे हम उनके साथ पूरी रिश्ते को खत्म कर देंगे और इसके बाद मिनजे की यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री को खारिज कर दो ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए और भिखारियों की तरह ये दोनों जिंदगी जिए। देखकर तो जियांग पूरी तरीके से टूट जाता है और फैंग के पास जाकर फिर से सॉरी बोलने लगता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है और माफी मांगता है। वो अपने आप को भी कई थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नालायक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। लेकिन मिनजे तो इस बात पे भरोसा ही नहीं करना चाहती थी कि जिस लड़के को उसने छोड़ दिया वो लड़का इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए वो कहती है कि मैं तुमसे कोई भी माफी नहीं मांगने वाली हूँ। याओ कहती है कि अगर तुम्हें इस समय अफसोस भी हो रहा होगा तो फिर भी तुम फैंग को पा नहीं सकती हो क्योंकि अब वो मेरा है। मिनजे कहती है कि वो मुझे कभी चाहिए भी नहीं और इसके बाद वो जियाओ के पास आती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी लुयानसी ग्रुप के साथ काम करने का मौका है जिसे स्वयं वॉर ऑफ गॉड ही चलाते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर याओ थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि वॉर ऑफ गॉड ज्यादातर कंपनियों के साथ काम नहीं करते थे और उनकी लुयाशी कंपनी तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कंपनी थी, तो आखिर वो इनके साथ काम क्यों करना चाहते थे, इसीलिए वो सोच रही होती है। और जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर के अंदर वो लोग मुझसे मिलने के लिए भी आएंगे, जब वो लोग आएंगे तब मैं तुम सबको अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे वॉर ऑफ गॉड की तरफ से कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में कुछ उपहार होते हैं। इनका जो सीनियर होता है उसका नाम टैंगलोंग होता है जो कि इनके ग्रुप में नया नया शामिल हुआ था, इसलिए वो फैंग के बारे में नहीं जानता था कि वही उनका मालिक है। और फैंग जब लॉन्ग को देखता है तब उसे पता चल जाता है कि ये कोई नया पर्सन है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये पर्सन तो इस ग्रुप में शामिल होने का गलत ही फायदा उठाने लगता है। सबसे पहले वो जियांग के साथ अच्छी तरीके से मिलता जुलता है और मिनजे के उपहार को गलती से वो जियांग का उपहार समझ लेता है। इसके बाद वो उपहार के बारे में बताने लगता है जहाँ पे सबसे पहली एक मैजिकल गोली होती है जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर सकती है, दूसरी 10 अरब की एक प्रॉपर्टी होती है और तीसरी सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीजें देखकर तो ये लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि अब उनके साथ वॉर ऑफ गॉड के लोग होते हैं। इसीलिए वॉर ऑफ गॉड के लोगों को देखते ही ये लोग ड्रामा करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों लोग मिलकर मतलब कि याओ, वानर और फैंग मिलकर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं और इनकी शादी में दखल अंदाजी करने की और इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब लॉन्ग तो वॉर ऑफ गॉड की तरफ से आया होता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाते हुए इनकी मदद करने के लिए हामी भर देता है और कहता है कि जो कोई भी जियांग के साथ मुसीबत मोल लेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा क्योंकि इनके साथ वॉर ऑफ गॉड है। अब जियांग को मजा आ रहा होता है, इसलिए वो गॉड ऑफ वॉर के सहारे में उनको अपने सामने झुकाने की कोशिश करने लगता है और चैन भी इन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश में लग जाता है। कि ये सारी चीजें देखकर फैंग सबसे पहले उसका विरोध करता है और कहता है कि अगर तुम्हें पावर दिया गया है तो तुम इसका गलत यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें देखना होगा कि सामने वाला इंसान गलत है तो तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। ये सुनकर तो लॉन्ग गुस्सा हो जाता है और अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए अपना पहला ताकत दिखाता है जो कि जैसे वो फूंकता है चारों तरफ हवा फैल जाती है और सभी को इसके ताकत का एहसास हो जाता है। ये देखकर याओ फैंग को बचाने की कोशिश करती है और अपनी बहन से कहती है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। वानर जैसे फैंग को लेकर जाने वाली होती है तभी लॉन्ग इन तीनों के ऊपर मैसेज करता है और इन तीनों को एक ही जगह पे बांध देता है जिस वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। दोनों बहनें निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं लेकिन उन्हें पता होता है कि वो इस शक्ति से बाहर नहीं निकल सकती हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे चैन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उनके साथ कुछ गलत कर सके। लेकिन तभी कैद में रहने के बावजूद भी फैंग चैन को एक लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि अगली बार ऐसा करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारी दोनों हाथों को तोड़ दूंगा। और इसके बाद वो मैसी करके उस घेरे को आसानी से तोड़ देता है। ये देखकर तो लॉन्ग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर उसके मैसी को कोई इंसान उसके मैजिक को कैसे रोक सकता है। और तभी फैन अपने मैजिक से जीवन और मौत की रेखा खींच देता है और कहता है कि अगर किसी ने इसे पार करने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। ये सुनकर जियांग उसका मजाक उड़ाता है और लॉन्ग से कहता है कि उसे इस बार अच्छी तरीके से सबक सिखाओ। लॉन्ग भी दूसरी बार मैसी करता है और उसे अपने जादू से बांध देता है और इसके बाद वो चैन से कहता है कि अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। चैन लेकिन उस लाइन को देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, फिर लॉन्ग के कहने पे वो आगे बढ़ता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वो काफी खुश हो रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वो वहीं पे गिर जाता है। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर माँ पैनिक करती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो भी गलती से उस लाइन को पार कर देती है और इसकी भी हालत इसके बेटे जैसे हो जाती है। ये देखकर फैंग उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों की जान बचाना चाहते हो तो इसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर चले जाओ, शायद इनकी जान बच जाए।
ये सुनकर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और दोनों को खींचते हुए अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इसके बाद फैंग लॉन्ग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। इसके बाद वो उसके घेरे को भी तोड़ देता है, जिसमें से लॉन्ग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर वो लॉन्ग से कहता है कि तुम बहुत गलती करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे गलती करते हो। अगर तुम अपने सपोर्ट में किसी को बुलाना भी चाहते हो तो बुला सकते हो, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी खड़ा हूँ। ये सुनकर लॉन्ग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपने लिए अपने लोगों को बुलाऊंगा। ऐसे कहने के बाद वो जादुई तरीके से अपने लोगों के पास मैसेज कर देता है और गॉड ऑफ जनरल को बुलाता है। उनका नाम सुनते ही याओ थोड़ी सी घबराने लगती है फैंग के लिए। वो कहती है कि गॉड ऑफ जनरल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, यूँ तो वो 1000 सालों से भी ज्यादा की है, लेकिन वो दिखने में 20 साल की ही दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें उनके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। ये सुनकर फैंग उन्हें समझाता है कि कुछ नहीं होगा और तभी यहाँ पे गॉड ऑफ जनरल की एंट्री हो जाती है, जो कि बेसिकली फैंग की सिक्योरिटी होती है। वो यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आती है और जैसे ही लोग उसे यहाँ पे देखते हैं सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन फैंग उसके सामने नहीं झुकता है। ये देखकर लॉन्ग गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम्हें उसके सामने झुकना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि क्या इसकी जरूरत है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। ये देखकर लॉन्ग कहता है कि देखिए ना, गॉड ऑफ जनरल की आपसे भी बदतमीजी कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे आपके सामने झुकाऊं। ये सुनकर गॉड ऑफ जनरल लॉन्ग को ही नुकसान पहुंचाती है, जो कि ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और दूसरे ही पल वो फैंग के सामने झुक जाती है और फैंग को अपना खास मेहमान बताती है ताकि उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी कुछ भी ना पता चले, क्योंकि अभी भी कोई पर्सन होता है जो कि फैंग को जान से मारने की कोशिश में लगा होता है। तो जियांग को जब पता चलता है कि वो गॉड ऑफ वॉरियर का गेस्ट है तब वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है कि आखिर एक भिखारी उसका गेस्ट कैसे हो सकता है। ये बात सेक्रेटरी सुन लेती है, इसलिए वो उसे चोट पहुंचाती है। इसके बाद मिनजे भी सेम बात कहती है तो वो गुस्से में उसे भी चोट पहुंचाती है और फिर वो मिनजे से कहती है कि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ औरत हो, तुमने एक ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन पैसों की लालच में तुमने गलत पर्सन से शादी कर लिया। ये सुनकर मिनजे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सही हूँ, मैंने सही किया है, मैंने एक भिखारी को छोड़कर बहुत ही अच्छा किया है, इससे तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। और तभी याओ अपने पास छुपाए वेडिंग रिंग को लेकर सामने आ जाती है और फैंग को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। फैंग उसे बताता है कि उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो उसे शादी करेगी तो उसके साथ भी परेशानियां होगी। ये सुनने के बावजूद भी वो उसे शादी करने की बात पे अड़ी रहती है। वो कहती है कि जब तुमने मेरी जान बचाई थी तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर इंसान मुझे शादी करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तुमने मेरे फायदे उठाने के बारे में नहीं बल्कि मुझे उस वक्त बचाया जब मैं पूरी तरीके से अकेली थी। अगर तुम चाहते तो मेरा फायदा उठा सकते थे। इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे पर्सन हो। ये सुनकर फैंग भी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देखकर मिनजे याओ से कहती है कि तुम पागल हो जो कि फैंग को अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रही हो। इनकी बातें सुनकर सेक्रेटरी कहती है कि वो नहीं बल्कि मिनजे तुम पागल हो जो तुमने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि फैंग कोई भिखारी है? जब वो मेरा खास मेहमान बन सकता है तो वो जरूर कोई खास इंसान ही होगा ना। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और नीचे बैठ जाती है और फिर वो अपने आप को कन्विंस करने लगती है कि उसने सही किया है जियांग को चूज करके और फैंग को छोड़कर। इसके बाद सेक्रेटरी फैंग से पूछती है कि वो इन तीनों को क्या सजा दे। ये सुनकर फैंग उनसे कहता है कि जैसा मैंने पहले सोचा था, जियांग की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, उसे भिखारी की तरह बना दो और मिनजे की डिग्री को रद्द करा दो ताकि इसे कहीं पे भी जॉब ना मिले, और साथ ही लॉन्ग की शक्तियां छीन लो और उसे इन दोनों की निगरानी के काम पर रख दो। सेक्रेटरी भी ऐसा ही करती है। इसके बाद फैंग जाने लगता है तब मिनजे उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर से ड्रामा करके उसके क्लोज जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फैंग उसे भाव नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से बाहर निकलने पे याओ फैंग से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। तब फैंग उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताने से मना कर देता है और कहता है कि अभी कुछ रीजन की वजह से मैं अपना असली पहचान तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, जब समय आ गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। तभी याओ के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर लिन की तबीयत खराब है, इसलिए उसे तुरंत जाना पड़ जाता है। उसके जाते ही यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाती है, जिसे देखकर फैंग उससे पूछता है कि क्या उस पर्सन का पता चला जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने सारे लोगों पर निगरानी रखी थी लेकिन मुझे किसी पे भी शक नहीं हुआ। ये सुनकर फैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे दूसरा प्लान बनाना होगा। ऐसे कहते हुए वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि जाओ पूरे शहर में इस बात को फैला दो कि वॉर ऑफ गॉड वापस आ रहे हैं और इसके लिए एक बड़ा सा समारोह भी ऑर्गेनाइज करना। ये सुनकर सेक्रेटरी मान जाती है और अगले सीन में हम याओ को घर पे देखते हैं, जहाँ पे जाकर वो अपने डैड के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने उसे झूठ बोलकर घर बुलाया होता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से प्यारी सी नोकझोंक होने लगती है फैंग के साथ शादी करने की। तभी यहाँ पे इनके पिता मिस्टर लिन आते हैं और इन दोनों को बताते हैं कि बहुत ही जल्द गॉड ऑफ वॉर की वापसी होने वाली है और ये बात उनके लोगों से ही हमें पता चली है, इसलिए ये बात झूठ नहीं हो सकती है। और याओ तुम हमारी फैमिली की लीडर हो, इसलिए उनकी वापसी पे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी बातें सुनकर हेल्पर चोरी छुपे किसी के पास
कॉल करता है और वॉर ऑफ गॉड के बारे में उन्हें बता देता है। दिन करते हैं और आगे हम जियान को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो चुकी होती है, इसलिए वो रास्ते पे भीख मांगता है और जब उसे खाने की चीजें नहीं मिलती है तब वो स्टॉल से खाना चुराने की भी कोशिश करता है और इस चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा पीटा भी जाता है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी से थक हार कर एक जगह पे बैठ जाता है और तभी उसके पास एक मास्क वाला पर्सन आता है जो कि उसे एक ब्लैक कार्ड देता है जिसके अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे होते हैं। वो उसे पैसों के साथ एक जादुई गोली भी देता है जिसे जैसे ही जियांग खाता है उसकी पूरी बॉडी काली ऊर्जा और काली शक्तियों से भर जाती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसके एक हमले पे दीवारों में भी दरार आ जाते हैं। ये सारी चीजें पाकर वो मास्क वाले पर्सन से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब मास्क वाला पर्सन उसे एक खास टोकन देता है और कहता है कि 3 दिन बाद वॉर ऑफ गॉड की वापसी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो। तुम इस टोकन का यूज करना और सभी अमीर और पावरफुल लोगों को अपने साइड में कर लेना, इससे तुम्हें आसानी होगी। ऐसा कहते हुए मास्क वाला पर्सन गायब हो जाता है। जियांग अब ये सारी चीजें पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि पहले मैं वॉर ऑफ गॉड को खत्म करूंगा और उसके बाद मैं फैंग को भी खत्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम टैंग फैमिली के मिस्टर टैंग को देखते हैं जिन्हें भी वॉर ऑफ गॉड के आने का पता चल जाता है, इसलिए वो उनके आने की खुशी में उपहार तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है। जियांग को देखकर वो अपने सबसे अच्छे बॉडीगार्ड्स को आगे भेजते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन जियांग उनके सबसे अच्छे बॉडीगार्ड को सिर्फ एक ही पंजे में खत्म कर देता है। इसके बाद वो टोकन बाहर निकालता है। टोकन को देखते ही मिस्टर टैंग नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि ये सेन लॉन्ग का टोकन होता है जो कि गॉड ऑफ वॉर की तरह ही पावरफुल था, इसलिए वो उसके सामने झुक जाते हैं। इसके बाद जियांग वॉर ऑफ गॉड के बारे में बताता है कि वो अपंग है, इसलिए उनका साथ देना बेकार है, अच्छा होगा कि वो इसका साथ दे। ये सुनकर वो जियांग का साथ देने के लिए मान जाता है और वॉर ऑफ गॉड को खत्म करने में उसका साथ देने लगता है और साथ ही वो वॉर ऑफ गॉड के बारे में बाकी अमीर लोगों को भी बता देते हैं। ये सुनकर सभी लोग उनके विरुद्ध खड़ा होने की प्लान बनाने लगते हैं। दिन कटता है और फाइनली अब वो दिन भी आ जाता है जब वॉर ऑफ गॉड सबके सामने आने वाले थे। सभी लोग यहाँ पे आ तो गए होते हैं लेकिन इन सब का प्लान कुछ और होता है। जैसे वो सेक्रेटरी को देखते हैं वो उसे कहते हैं कि आने वाले वॉर ऑफ गॉड अगर अपंग हुए तो हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनके साथ छोड़ देंगे और शेनलोंग परिवार का साथ देने लगेंगे। ये सुनकर सेक्रेटरी कहती है कि आप सबको क्या लगता है कि वॉर ऑफ गॉड इतने ज्यादा कमजोर है कि अगर वो अपंग है तो आप सबकी सहायता नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो कहते हैं कि हम आपकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, अगर वो अपंग हुए तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। तभी यहाँ पे वॉर ऑफ गॉड की एंट्री होती है जिसे याओ लेकर आ रही होती है। जैसे ही सभी लोग वॉर ऑफ गॉड को व्हील चेयर पे देखते हैं वो उनके सामने झुकने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम इन्हें वॉर ऑफ गॉड नहीं मानते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पर्सन है जो कि वॉर ऑफ गॉड बनने का नाटक कर रहा है ताकि लुआनशी कंपनी को अकेले ही वो ले सके। अब फैंग तो यहाँ पे 2 रीजन की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ पे आया होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई पर्सन उसे जान से मारना चाहता है और दूसरी रीजन ये थी कि वो अपने कंपनी से जुड़े कई सारी कंपनियों के असली चेहरे देख सके जिस कंपनी को वो सपोर्ट करके बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बना रहा था। क्या वो कंपनी असल में सक्सेसफुल होने की काबिल थी या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही लुयानशी ग्रुप से जुड़े जितने भी कंपनी के लोग होते हैं जो कि वॉर ऑफ गॉड को किसी न किसी रीजन से जानते हैं, वो जैसे ही वॉर ऑफ गॉड को इतने समय बाद वापस लौटते हुए और इस हालत में देखते हैं वो वॉर ऑफ गॉड पे शक करने लगते हैं कि वो वॉर ऑफ गॉड नहीं है, शायद वो कोई बेहरूपिया है जो कि पूरी कंपनी को अकेले ही लेना चाहता है। इसीलिए वो वॉर ऑफ गॉड के साथ इस समय इस तरीके से बिहेव कर रहे थे ताकि ये पर्सन परेशान होकर यहाँ से खुद ब खुद चला जाए। लेकिन याओ अभी भी वॉर ऑफ गॉड को सपोर्ट कर रही होती है, ये बात ना जानते हुए कि वॉर ऑफ गॉड ही फैंग है, जिसे देखकर सभी याओ का ही विरोध करने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर लिन फैमिली वॉर ऑफ गॉड के साथ है तो हम उसके साथ कोई भी समर्थन नहीं रखेंगे। और वैसे भी तुम तो एक गरीब इंसान से शादी करने वाली हो और अगर ये बात सच हुई तो हम तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी तरीके से बीते तो हम में से किसी एक से शादी कर लो। ऐसी बातें सुनकर वॉर ऑफ गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अपने सेक्रेटरी से इन्हें सबक सिखाने के लिए कहती है। इसलिए सेक्रेटरी इनमें से एक पे हमला कर देती है और फिर वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है और सेक्रेटरी को उसे जान से मारने से रोक देता है। सेक्रेटरी नोटिस करती है कि जियांग तो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। वो फिर से उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जियांग उसे बार बार हराने लगता है। दोनों के बीच में ही काफी देर तक युद्ध चलते रहता है और जियांग बार बार सेक्रेटरी को हरा रहा होता है। वो गुस्से में उसके पैरों को भी तोड़ देता है और सेक्रेटरी को हारते हुए देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सेक्रेटरी हार जाती है तो वो लोग आसानी से वॉर ऑफ गॉड को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वॉर ऑफ गॉड तो एक ही पल में वो अपने मैजिक से सेक्रेटरी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और साथ ही वो उसे और भी ज्यादा ताकतवर भी बना देता है। ये देखकर जियांग फिर से लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तब वॉर ऑफ गॉड अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि डरना मत, क्योंकि अब वो तुम्हारा बाल विवाह नहीं कर सकता है। इसलिए सेक्रेटरी भी आगे होकर उसके साथ लड़ाई करने लगती है और इस बार जियांग सेक्रेटरी के सामने ठीक से खड़े भी नहीं हो पाता है। सेक्रेटरी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाने लगती है। जियांग जब भी उसे लड़ाई करने के लिए उठता है तब सेक्रेटरी हर बार एक ही बार में उसे खत्म कर देती है। ये देखकर जितने भी अमीर लोग होते हैं वो डर जाते हैं और वॉर ऑफ गॉड के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, अब से हम आपकी के साथ हैं। लेकिन जियांग इतना हारने के बाद भी अभी भी लड़ाई करने के मूड में ही होता है, इसलिए वॉर ऑफ गॉड उसके सामने जीवन और मौत की रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इसे पार किया तो तुम मर जाओगे। जियांग उस लाइन को सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उसके पास पावर्स होते हैं और इसीलिए वो उस लाइन को क्रॉस कर देता है और क्रॉस करते ही उसकी हालत खराब हो जाती
जाती है। ये देखकर वो कहता है कि मेरे पास शक्तियां थी, आखिर मेरे साथ ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। तब वॉर ऑफ गॉड उसे कहता है कि तुमने गलत तरीके से शक्तियों को पाया था, इसलिए अब ये शक्तियां तुम्हें जीने नहीं देंगी। और थोड़ी ही देर के अंदर वो मर भी जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से। उसकी मौत को देखकर अमीर लोग डर जाते हैं और अपने मन से ये ख्याल निकाल देते हैं कि उन्हें वॉर ऑफ गॉड को खत्म करना है। इसीलिए सेक्रेटरी भी वॉर ऑफ गॉड के कहने पे उन तीनों को माफ कर देती है और कहती है कि अगर आइंदा आप लोगों ने गलती की तो इसकी सजा मौत होगी। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहरूपिया आता है जो कि स्वयं को वॉर ऑफ गॉड कहता है और कहता है कि मैं वॉर ऑफ गॉड हूँ, ना कि ये चेयर पे बैठा हुआ लड़का। उसके लुक्स को देखकर तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये बहरूपिया सच बोल रहा है और साथ ही बहरूपिया ये भी कह रहा होता है कि वो पिछले कई सालों से अपने अभ्यास को कंप्लीट कर रहा था, इसलिए वो लोगों से दूर था। लेकिन जैसे उसे पता चला कि कोई और वॉर ऑफ गॉड बनने का ढोंग कर रहा है, इसलिए वो सबके सामने आ गया है। ये देखकर असली वॉर ऑफ गॉड उससे कहता है कि तुम अपनी पहचान को यहाँ पे कैसे साबित करोगे। तब बहरूपिया उसे कहता है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रमाण दूंगा, मैं यहाँ पे किसी एक पर्सन को चुनूंगा, उसे जान से मार डालूंगा और फिर से उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। ऐसे तो कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो बहरूपिया होता है वो मिस्टर टैंक को ही अपना शिकार बना लेता है। वो उसके ऊपर मैसी करता है जिस वजह से वो इंसान सुन पड़ जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें भी रुक जाती है। ये देखकर सेक्रेटरी जब मिस्टर टैंक को चेक करने के लिए आगे आती है तब वो देखती है कि सच में उसकी सांसें रुक गई है। फिर थोड़े ही देर में वो बहरूपिया फिर से मिस्टर टैंक के ऊपर मैजिक करता है और मिस्टर टैंक एक बार फिर से पुनर्जीवित होकर सबके सामने खड़े हो जाते हैं। बहरूपिया के इस जादू को देखकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और सच में उसे वॉर ऑफ गॉड समझ लेते हैं और उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेक्रेटरी और वॉर ऑफ गॉड दोनों ही उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग फिर से गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इनकी बातें नहीं सुनते हैं। इसके बाद बहरूपिया सेक्रेटरी को खत्म करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपनी 5 देवताओं वाले सुई के टेक्निक से सेक्रेटरी के बॉडी को ही लॉक कर देता है, जिस वजह से सेक्रेटरी अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाती है। ऐसा करने से बहरूपिया मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी शक्तियों को उसके अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता है। लेकिन अगले ही पल वॉर ऑफ गॉड अपनी सेक्रेटरी को उसके जाल से बड़ी आसानी से आजाद कर देते हैं, जिसे देखकर तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि कोई भी उसके जादू को नहीं तोड़ सकता है, अगर किसी ने उसके जादू को तोड़ने की भी कोशिश की तो वो 5 सेकंड के अंदर मर भी जाएगा। ऐसे कहते हुए वो गिनती करना भी स्टार्ट कर देता है। जैसे वो अपनी काउंटिंग खत्म करता है, सेक्रेटरी की हालत खराब होती है और वो नीचे बैठ जाती है। ये देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन सेक्रेटरी फिर से उठ खड़ी होती है। उसे बताती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, उसके जादू से उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो बस उसका मजाक उड़ा रही थी। वॉर ऑफ गॉड उस बहरूपिया से कहता है कि तुम्हारी ये शक्तियां आम इंसानों पे चलती है, मेरे योद्धा पे नहीं। वैसे मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो, अगर तुमने मेरी शक्ति को तोड़ दिया तो मैं ही तुम्हें वॉर ऑफ गॉड समझ लूंगा और मैं यहाँ से आसानी से चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो टैंक पे कुछ मैसेज करता है, वो भी अपनी शक्तियों से उसकी बॉडी को लॉक कर देता है। ये देखकर तो बहरूपिया काफी खुश होता है। वो कहता है कि मैं तो इसे पल भर में ही ठीक कर सकता हूँ। ऐसा करते हुए वो उसके ऊपर मैसी करता है। ये देखकर वो मैसी करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन दूसरी बार भी वो ठीक नहीं कर पाता है। तब वॉर ऑफ गॉड उसे चेतावनी देते हैं कि वो फिर से कोशिश ना करे, लेकिन बहरूपिया तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहता था, इसलिए वो तीसरी बार भी फिर से ट्राई करता है और इस बार मिस्टर टैंक मूव करने लगते हैं। ये देखकर बहरूपिया खुश हो जाता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। वॉर ऑफ गॉड कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर वो मिस्टर टैंक की तरफ इशारा करता है। मिस्टर टैंक की हालत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो सबके सामने अपना दम तोड़ देते हैं। ये देखकर बहरूपिया मिस्टर टैंक को बचाने के लिए बार बार मैसेज करता है, लेकिन उसकी लाख बार मैसेज करने के बाद भी मिस्टर टैंक को वो ठीक नहीं कर पाता है। ये देखकर बाकी जो अमीर लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और बहरूपिया के ऊपर शक करने लगते हैं कि उन्होंने टैंक को जान से मार डाला। और तभी वॉर ऑफ गॉड इनके सामने कुछ वीडियो भी दिखाने लगता है, जहाँ पे ये लोग साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि बहरूपिया और मिस्टर टैंक एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उन्होंने यहाँ पे आने से पहले ही प्लान बनाया था कि वो किसी भी तरीके से वॉर ऑफ गॉड को यहाँ से भगा देंगे, जिसके लिए बहरूपिया ने पहले ही मिस्टर टैंक को एक दवा दे दी थी। उसने कहा था कि इस दवा को खाने से तुम्हारी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगी और मैं थोड़ी देर के अंदर तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। हम वॉर ऑफ गॉड को अपने रास्ते से हटा लेंगे और उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे अकेले ही कब्जा कर लेंगे। सच्चाई जानने पे सभी बहरूपिया के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा, मिस्टर टैंक ने हमारे बहुत सारे पैसे लिए हैं, अब हमारा पैसा हमें कौन देगा, इसे जल्दी से पुनर्जीवित करो, तुमने कहा था कि तुम उसे पुनर्जीवित कर सकते हो। ये सुनकर बहरूपिया कहता है कि मैं उसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ, लेकिन जिंदा होने पे वो अपंग हो सकता है। ये इसका झूठ होता है, जो कि वॉर ऑफ गॉड समझ आते हैं और कहते हैं कि जब तुम लोगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो तो तुम ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। ये सुनकर बहरूपिया कहता है कि मैं क्या कोई भी किसी को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। ये सुनकर वॉर ऑफ गॉड कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, जिसपे किसी को विश्वास नहीं होता है और वो उसे बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, जिसपे सेक्रेटरी गुस्सा हो जाती है और तीनों को थप्पड़ लगाने लगती है। इसके बाद वॉर ऑफ गॉड कहता है कि ठीक है, मैं आज यहाँ पे किसी मरे हुए इंसान को पुनर्जीवित करके ही दिखा देता हूँ कि मैं किसी को पुनर्जीवित करता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं मिस्टर टैंक को पुनर्जीवित नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अगर आपके पास कोई और बॉडी है तो उसे लेकर आओ, मैं उसे पुनर्जीवित कर देता हूँ। इसलिए जियांग को लाया जाता है, लेकिन इन तीनों को विश्वास नहीं होता है कि जियांग मर चुका है, इसलिए पहले वो जाते हैं और ये जांच करते हैं कि जियांग मर चुका है या फिर नहीं, जिसके लिए वो उसके पैरों में कीलो चुभाते हैं, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक होता है और इसके बाद वो उसे कई थप्पड़ लगाते हैं, पैरों से मारते हैं, लेकिन जियांग कुछ भी नहीं करता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जियांग मर चुका है। ये देखकर वॉर ऑफ गॉड एक ही बार में जियांग के ऊपर मैजिक करते हैं और जियांग एक ही मैजिक से उठ खड़ा होता है, उसकी धड़कनें चल रही होती हैं, उसकी सांसें भी चल रही होती हैं और वो सही सलामत होता है। पुनर्जीवित देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि
कि आखिर तुम किसी को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वॉर ऑफ गॉड कहता है कि मैं एक देवता हूँ, मैं तुम जैसे इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। किसी को धोखा देना और किसी से झूठ बोलना, मैंने जो कहा था वो मैंने सबके सामने कर दिया है। ये देखकर तो वो बहरूपिया चुपके से जियांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे देख लेती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वॉर गॉड के सामने आने के बाद भी छुप सकते हो। तभी वॉर गॉड खड़ा हो जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। जब वो नहीं बताता है तब वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा। जब तुम यहाँ पे आए थे तभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, इसीलिए जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है और किसने भेजा है। वो कुछ नहीं बता रहा होता है, इसलिए वो उसके ऊपर मैसेज करता है। इसलिए वो उसे सच्चाई बताने लगता है कि उसे यहाँ पे किसी पर्सन ने भेजा था, लेकिन जैसे वो उस पर्सन का नाम लेने वाला होता है वो मर जाता है। सेक्रेटरी वॉर ऑफ गॉड से कहती है कि आप उसे पुनर्जीवित कर दो, लेकिन वो उसे बताता है कि उसकी बॉडी जहरीले तरीके से बांध दी गई है, इसलिए मैं उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों अमीर पर्सन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और अपने गार्ड सबको उससे सजा देने के लिए वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग वॉर ऑफ गॉड से पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे फिर से क्यों पुनर्जीवित किया है। तब वो उसके सामने अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे गलत क्यों समझते रहते हो। उसे इस तरीके से यहाँ पे देखकर तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और तभी जियांग को पता चलता है कि उसने आज तक जो कुछ भी हासिल किया था वो सिर्फ और सिर्फ फैंग की वजह से ही हासिल किया था। और फैंग ने अपनी रियल आइडेंटिटी अपने परिवार, अपने दोस्तों वालों से इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि उसे पहले अपने बारे में नहीं पता था, इसलिए उसे पहले अपने बारे में पता लगाना था। और उसके बाद उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रख रहा था। अब सारी सच्चाई जब जियांग को इस तरीके से पता चलती है तब वो अचानक से पागल हो जाता है। ये देखकर सेक्रेटरी उसे पूछती है कि आखिर वो इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। उसे बताता है कि उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी है, इसलिए पुनर्जीवित होने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर रख दो ताकि वो वहाँ पे अपनी बाकी की जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके। तभी फैंग को ख्याल आता है कि जब जो यहाँ से जा रहा था तब उसकी मुस्कुराहट में कुछ गड़बड़ था, इसीलिए वो अपने गार्ड को बाहर भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है, इसीलिए वो पूरे शहर में उसे ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। इसके बाद याओ फैंग को याद दिलाती है कि वो बहुत ही जल्द उसके साथ एंगेजमेंट करने वाली है, इसलिए उन दोनों को कपड़े खरीदने होंगे। ये सुनकर फैंग याओ के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि भागते हुए आता है, लेकिन असल में तो ये मास्क वाला पर्सन होता है। इस मास्क वाले पर्सन ने फैंग और याओ को उनके पुराने जन्म में उन्हें जान से मारा था और इस जन्म में भी वो जान से मारने की उन्हें कोशिश कर रहा होता है। हम चैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसकी बहन के बारे में उसे बताते हैं कि उसकी बहन को गंभीर बीमारी है, लेकिन चैन उस बात को सीरियसली नहीं लेता है और डॉक्टर को झूठा बताते हुए रिपोर्ट्स को फाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पे उसकी बहन उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तब वो उसे कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो, इस वजह से तुम्हारी तबियत थोड़ी सी खराब थी, वैसे कोई भी बात नहीं है। वैसे तुम कब शादी करने वाली हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैंने अपना नया बॉयफ्रेंड तो ढूंढ लिया है, मैं उसके साथ बहुत ही जल्द शादी करूंगी। और तभी इनके सामने एक कार आकर रुकती है, एक अमीर लड़का बैठा होता है जो कि मिंजे का नया बॉयफ्रेंड होता है और ये लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले थे, इसीलिए ये साथ में बैठकर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ याओ और फैंग भी उसी शॉप में शादी की ड्रेस को देख रहे होते हैं और यहाँ पे याओ एक ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है और तभी उसे मिंजे उसका भाई उसका न्यू बॉयफ्रेंड फैंग को देख लेती है और उसे परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं। फैंग इन्हें अवॉइड करके जाने वाला होता है, लेकिन ये लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और साथ ही इसकी भिखारी वाली जो वीडियो होती है वो भी नए बॉयफ्रेंड को दिखाने लगते हैं। ये देखकर बॉयफ्रेंड भी तेज में आ जाता है और फैंग को परेशान करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा अमीर इंसान हूँ, मैं सॉन्ग फैमिली का बेटा हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। ये सुनकर वो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैंग उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। इसलिए नया बॉयफ्रेंड अपने डैड के पास कॉल कर देता है और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे इसके डैड भी आ जाते हैं। जब उसके पिता याओ और फैंग को यहाँ पे देखते हैं वो अपनी बेटी को ही थप्पड़ लगा देती है और कहते हैं तुम्हें पता है कि वो कौन है। फिर वो उनके बारे में अपनी बेटी को बताते हैं और इनसे माफी मांगने के साथ वो अपनी बेटी को लेकर जाने लगते हैं। चैन और मिन से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी की बातें नहीं सुनता है और अपने डैड के साथ चला जाता है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं मिंचे को ढूंढते ढूंढते। वो मिंचे से कहते हैं कि मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहा है। चैन डॉक्टर को बात पूरी करने से रुकता है, लेकिन मिंचे डॉक्टर से पूछती है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब डॉक्टर उसके बारे में बता देते हैं कि उसे कैंसर है। ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मैंने ये बात आपके भाई को भी बताई थी, उससे कहा था कि वो इसके बारे में आपको बता दे, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। ये सुनकर वो अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। भाई कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बीमारी के बारे में तुम्हें बता देता तो तुम अपनी बीमारी को ठीक करने में लग जाती, ना कि किसी रिच बॉयफ्रेंड से शादी करने में। मैं तुम्हारे दहेज पे निर्भर था, तुम्हारे जो दहेज मिलते हैं मैं उससे अपनी जिंदगी बिताता, लेकिन तुम तो यहाँ एक लड़की को छोड़ने के बाद दूसरे लड़के से शादी ही नहीं कर रही हो। ये सुनकर तो मिनसे पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो उसे कहती है कि आज तक मैंने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, लेकिन चैन उसे कोई भी पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और अपनी बहन को इस हालत में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिनसे टूट जाती है और उसके बाद वो फैंग से मदद मांगती है, लेकिन फैन भी उसकी मदद नहीं करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद याओ फैंग को मना लेती है मिनसे की मदद करने के लिए। वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस तरीके से मरे, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो प्लीज उसकी मदद कर दो। ऐसा कहते हुए मिनसे से मिलने के लिए जाती है और तभी फैंग के पास उसकी सेक्रेटरी कॉल करती है और बताती है कि जो मिल चुका है। सेक्रेटरी की बात सुनकर उसके बताए गए जगह पे फैंग तुरंत पहुंच जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसे वो पर्सन नहीं मिलता है और तभी यहाँ पे सेक्रेटरी भी पहुंच जाती है। वो बताती है कि हम उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अपना चेहरा बदल रहा है। और तभी फैंग के पास किसी का कॉल आता है। वो बताता है कि उसने याओ और
और उसकी बहन दोनों को किडनैप कर लिया है और अगर वो चाहता है कि वो उसके साथ कुछ ना करे तो उसके बताया कि जगह पर तुरंत पहुंच जाए। ये सुनकर वो तुरंत भी पहुंचता है तो देखता है सच में याओ और उसकी बहन को बंदी बनाकर रखा गया है। वो वहाँ पे जाता है तब मास्क वाला पर्सन उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इन दोनों के साथ कुछ भी ना करूँ तो मेरे सामने झुको। फैंग तुरंत उसके सामने झुक जाता है। ये देखकर मास्क वाला पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या भाई तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि कौन हो तुम। तब वो अपना मास्क उतारता है और कहता है कि देख लो मैं तुम्हारा भाई हूँ। असल में ये मास्क वाला पर्सन पिछले जन्म में फैंग का भाई हुआ करता था। दोनों ही भाई हेवन में खुश थे, लेकिन जैसे ही बड़े भाई के गुरु ने फैंग को देखा, के अंदर की काबिलियत को देखा, वो बड़े भाई से ज्यादा छोटे भाई पे ध्यान देने लगे और उसे वो सारी चीज सिखाने लगे, जिस वजह से बड़े भाई के अंदर फैंग के लिए नफरत पलने लगी। और जब फैंग ने देव का रूप लिया तब तो वो उसे जान से मारने की कोशिश में भी लग गया। वो याओ को भी पसंद करता था और जब उसने देखा कि उसकी पसंद की गई सभी चीजें उसके छोटे भाई को मिल रही है तब उसने धोखे से याओ और फैंग दोनों को ही खत्म कर दिया। लेकिन इनका फिर से पुनर्जन्म हो गया क्योंकि इन दोनों की जिंदगी से जुड़ी इनके प्यार का लॉकेट था, इसीलिए वो उसे खत्म करना चाहता था क्योंकि उसके खत्म करने के बाद ये दोनों फिर से दोबारा जन्म नहीं ले सकते हैं। इसीलिए वो उस लॉकेट को बाहर निकालने के लिए फैंग को कहता है, इसलिए फैंग उस लॉकेट को बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे याओ उस लॉकेट को देखती है वो उसे पहचान जाती है। वो उसे कहती है कि ये मेरा ही लॉकेट है। फैंग उससे कहता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। तब याओ उसे कहती है कि हाँ वो मेरा ही लॉकेट है। तभी उसका बड़ा भाई फैंग से कहता है कि तुम इतने समय से अपने प्याव के साथ ही हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो तुम्हारी प्याव है, बस उसका नाम अलग है। इसलिए मैंने तो तुम दोनों को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए मैंने तुम दोनों को खत्म करने का डिसीजन लिया, जिसके लिए मैंने इसके लॉकेट को इससे दूर किया और इसे 3 साल तक कोमा में रखा। फिर मैंने उस लॉकेट को एक लड़की के पास भेज दिया जिसका नाम मिनसे था। मैं तुम्हें अपने जाल में ऐसे फंसाना चाहता था कि तुम मेरे जाल से कभी भी बाहर ना निकलो, लेकिन तुम्हारी खुशनसीबी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। ऐसे कहते हुए वो उसे कुचलने लगता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक की जिंदगी को बख्श दूं तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को ही चोट पहुंचाना होगा। ऐसा कहते हुए वो याओ के गले पे चाकू रखता है और उसे फोर्स करता है। इसलिए फैंग बार बार अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है। वो कई बार अपने आप को चोट पहुंचाता है जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अधमरा सा हो जाता है। ये देखकर बड़े भाई को काफी ज्यादा खुशी होती है। वो कहता है कि मैं बस यही तो चाहता था। ऐसा कहते हुए वो उसे कहता है कि तुम जब अधमरे हो चुके हो तो मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है अचानक से वो फ्रीज हो जाता है। सभी देखते हैं कि फैंग एकदम सही सलामत खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़कियों को छुड़ा देता है। उसके बड़े भाई को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फैंग उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने समय तक भिखारी के रूप में क्यों था, आखिर मैं क्यों दुनिया से छुप कर रह रहा था। तुम्हें पता है कि मैं अपनी सत्य को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही सारी चीजों की तैयारी कर रहा था। ये देखकर बड़ा भाई कहता है कि मैं भी शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हारे जाल को आसानी से तोड़ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे भी ऐसा करने की कोशिश करता है वो उसके जाल से बाहर आने की कोशिश करता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। फैंग कहता है कि अगर ये किसी और का जाल होता तो तुम इससे बाहर आ सकते, लेकिन ये मेरी जाल है, तुम मेरे जाल से कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सजा दूंगा जिसे पाकर तुम मरने की इच्छा जताओगे। तभी यहाँ पे सेक्रेटरी भी आ जाती है। वो सेक्रेटरी से कहता है कि इसे ले जाओ और इसे दुनिया के हर एक दर्द और मुश्किल को इसे झेलने पे मजबूर कर दो। ये सुनकर उसके गार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसे देखकर वानर कहती है कि अगर मेरी दीदी पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका ना होती तो मैं इस जन्म में इसे आपको बिल्कुल भी नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, नहीं तो मेरा मन कभी भी बदल सकता है। ये सुनकर फैंग याओ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी सिंपल इस ड्रामे का दिन हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपको अपनी लाइफ के लिए जीवन पार्टनर कैसा चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी जिससे कि आप हमारे